1850 में एक लेखक एक बूढ़े सराय मालिक से मिलने आता है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके सामने बैठा आदमी इंसानों की हिम्मत और भूख की सबसे भयानक कहानी सुनाने वाला है। एक ऐसी सच्ची घटना जहां समुद्र के बीच फंसे कुछ लोग जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों का मांस खाने पर मजबूर हो गए, जहां एक विशाल सफेद व्हेल ने इंसानों को उनकी औकात याद दिला दी, और जहां एक कप्तान ने अपनी जान दांव पर लगाकर उस राक्षसी व्हेल का सामना किया। ये है उस जहाज एसेक्स की कहानी जिसकी बर्बादी ने जन्म दिया दुनिया के सबसे मशहूर उपन्यास मोबी डिक को। समंदर की इस खौफनाक सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। क्विक फ्लिक्स रिकैप लेकर आया है इनटू द हार्ट ऑफ द सी। फिल्म की शुरुआत साल 1850 में होती है, जब हरमन मेलविल नाम का एक लेखक नैनेटकेट द्वीप पर आता है। वह एक बूढ़े सराय मालिक थॉमस निकर्सन से मिलने आया है, जो व्हेल शिप एसेक्स के डूबने से बचा आखिरी व्यक्ति है। जब हरमन दरवाजा खटखटाता है तो थॉमस की पत्नी उसे ग्राहक समझकर कहती है कि सराय बंद है। हरमन उसे एक चिट्ठी दिखाता है और अपना नाम बताता है, तब जाकर वह उसे अंदर आने देती है। वह थॉमस से मिलता है और एसेक्स की कहानी सुनना चाहता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बात करने से मना कर देता है। हरमन उसे मनाने के लिए अपना सारा पैसा देने की पेशकश करता है, लेकिन थॉमस फिर भी नहीं मानता और उसे जाने को कहता है। अपमानित महसूस करते हुए हरमन जाने लगता है। तभी थॉमस की पत्नी उसे रोकती है। वह अपने पति की तरफ से माफी मांगती है और हरमन से थोड़ी देर रुकने को कहती है। फिर वह अपने पति के पास जाती है और उसे याद दिलाती है कि उनके हालात अच्छे नहीं हैं। आखिरकार थॉमस अपनी पत्नी की बात मान जाता है और कहता है कि वह जितना बर्दाश्त कर सकेगा उतना बताएगा। इसके बाद कहानी साल 1820 में चली जाती है, जब व्हेल का शिकार आम बात थी। लोग व्हेल पकड़कर उसका तेल निकालते थे, जो बहुत कीमती था, और लोग उसका व्यापार या जुआ भी खेलते थे। यहाँ हम नैनेटकेट के एक किसान और व्हेल शिकारी ओवेन चेस से मिलते हैं, जो अपनी पत्नी पेगी के साथ खुश है। वह एक व्हेलिंग कंपनी में काम करता है और एक दिन खुश होकर अपने अधिकारियों से मिलने जाता है। उसे उम्मीद होती है कि वह उसे अपनी नई जहाज एसेक्स का कप्तान बनाएंगे, लेकिन उसे निराशा होती है जब पता चलता है कि उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। अब उसे कप्तान नहीं बल्कि फर्स्ट मेट बनाया गया है। कप्तान के रूप में उन्होंने जॉर्ज पोलार्ड को चुना है, जो एक अमीर परिवार का लेकिन अनुभवहीन नाविक है। ओवेन नाराज होकर जाने लगता है, पर वे वादा करते हैं कि अगली बार उसे कप्तान बनाएंगे और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं। ओवेन मान जाता है, इस शर्त पर कि वे यह वादा लिखित रूप में देंगे। अगले दिन वह साल भर की यात्रा की तैयारी करता है। उसकी पत्नी चिंतित होती है और जाने से पहले उसे अपना लॉकेट देती है, यह वादा करवाकर कि वह सुरक्षित लौटेगा। उसी दिन सब लोग जहाज एसेक्स के रवाना होने को देखने बंदरगाह पर इकट्ठा होते हैं। 14 साल का थॉमस भी उसी जहाज पर केबिन बॉय के रूप में काम कर रहा होता है। जैसे ही जहाज चल पड़ता है, कप्तान जॉर्ज अपने साथियों को आदेश देने लगता है, जिससे थोड़ी तनातनी हो जाती है। कुछ देर बाद जहाज की पाल फंस जाती है और जहाज डगमगाने लगता है। यह देखकर ओवेन खुद ऊपर चढ़कर पाल खोल देता है और जहाज को संभाल लेता है। जॉर्ज, जो अनुभवहीन है, ओवेन की कुशलता देखकर जलन महसूस करता है। उस रात खाने के समय वह बदला लेने की कोशिश करता है। वह ओवेन और उसके पिता के बारे में बुरी बातें कहता है, जिससे ओवेन गुस्सा हो जाता है, लेकिन कप्तान से उलझ नहीं सकता, इसलिए अपमानित होकर मेज से उठकर चला जाता है। अगले दिन से जॉर्ज फिर से ओवेन को आदेश देने लगता है और ओवेन के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। एक दिन ओवेन देखता है कि एक बड़ा समुद्री तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। वह जल्दी से कप्तान को बताता है और दिशा बदलने की सलाह देता है, लेकिन जॉर्ज उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ने का फैसला करता है। थोड़ी ही देर में तूफान जहाज से टकराता है और उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। तूफान के बीच कप्तान लौटने का आदेश देता है, लेकिन ओवेन कहता है अब बहुत देर हो चुकी है और सबको मजबूती से टिके रहने को कहता है। किसी तरह जहाज के लोग खुद को संभाल लेते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। तूफान से बचने के बाद जॉर्ज कहता है कि अब वे नैनेटकेट वापस जाकर जहाज की मरम्मत करेंगे। वह ओवेन से कहता है कि वह एक माफीनामा लिखे, जिसमें लिखा हो कि उसने कप्तान की बात नहीं मानी और दल की जान खतरे में डाली। यह सुनकर ओवेन नाराज हो जाता है और कहता है कि असल में तूफान में जहाज चलाने का फैसला तो कप्तान ने ही किया था। इस पर जॉर्ज गुस्से में चिल्लाता है और अपने परिवार की इज्जत और नाम का घमंड दिखाता है। थोड़ी देर की बहस के बाद दोनों यह तय करते हैं कि अब झगड़ा छोड़कर साथ मिलकर काम करेंगे। 3 महीने बाद एसेक्स जहाज अब समुद्र के बीच पहुंच चुका होता है
अब वे समुद्र में तैरती हुई बहुत सी व्हेल देखते हैं। वे समय बर्बाद किए बिना अपनी छोटी नावों में बैठकर उनकी ओर बढ़ते हैं ताकि शिकार कर सकें। करीब पहुंचने पर ओवेन एक स्पर्म व्हेल पर भाला फेंकता है, जिससे वह गहराई में गोता लगा लेती है। दल इंतजार करता है कि व्हेल मर जाए, लेकिन वह नीचे ही तैरती चली जाती है। रस्सी कम पड़ने लगती है तो कुछ लोग कहते हैं कि रस्सी काट दो, नहीं तो जहाज नीचे खिंच जाएगा। फिर भी ओवेन इंतजार करने को कहता है और उसकी बात सही साबित होती है। व्हेल मर जाती है ठीक उससे पहले जब रस्सी खत्म होने वाली होती है। इसके बाद वे मरी हुई व्हेल को खींचकर जहाज तक लाते हैं और तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन व्हेल के सिर में छेद छोटा होने के कारण तेल निकालने में दिक्कत आती है। इसलिए सबसे छोटा और हल्का सदस्य थॉमस को व्हेल के सिर के अंदर जाकर तेल निकालने का काम दिया जाता है। कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन अब और कोई व्हेल नजर नहीं आती। उनके खाने का सामान भी कम होने लगता है। जॉर्ज समझता है कि अटलांटिक महासागर में अब व्हेल नहीं है, इसलिए वे केप हॉर्न पार कर प्रशांत महासागर की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद में कि वहां किस्मत साथ देगी। लंबी यात्रा के बाद वे इक्वाडोर के आताकामेस पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक स्पेनिश कप्तान से होती है, जो बताता है कि उसके दल को पश्चिम में करीब 2000 मील दूर ऑफशोर ग्राउंड्स नाम की जगह पर बहुत सारी व्हेल मिली थी। लेकिन वह यह भी कहता है कि एक विशाल सफेद व्हेल ने उसके जहाज पर हमला किया था और उसके 6 लोगों को मार डाला था। जॉर्ज और ओवेन उस बात को कहानी समझकर अनदेखा करते हैं और पश्चिम की ओर यात्रा जारी रखते हैं। लगभग 14 महीने बाद वे ऑफशोर ग्राउंड पहुंचते हैं, जो समुद्र के बीचों बीच है। जैसा स्पेनिश कप्तान ने कहा था, वहां सच में बहुत सारी व्हेल होती हैं। दल बहुत खुश हो जाता है, सोचता है कि अब वे पर्याप्त तेल लेकर घर लौट सकते हैं। वे तुरंत नावें लेकर व्हेल की दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक विशाल सफेद स्पर्म व्हेल, जिसकी त्वचा पर गहरे निशान हैं, ओवेन की नाव पर हमला करती है और उसे पलट देती है। इसके बाद ओवेन और उसकी टीम तैरकर वापस एसेक्स जहाज पर पहुंचते हैं और जल्दी जल्दी अपनी नाव की मरम्मत करने लगते हैं। तभी अचानक वही सफेद व्हेल फिर से हमला करती है और जहाज के नीचे से पानी अंदर आने लगता है। इससे पूरे दल में डर और अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन ओवेन अब भी उस सफेद व्हेल का शिकार करने के लिए अड़ा रहता है। वह दोहरा भाला तैयार करता है और पूरी ताकत से व्हेल पर फेंकता है। भाला सीधे निशाने पर लगता है और व्हेल फिर से गहराई में डूब जाती है। थोड़ी ही देर में रस्सी खत्म हो जाती है, जिससे जहाज का संतुलन बिगड़ने लगता है और वह टूटने लगता है। इस झटके से व्हेल के शरीर में फंसे भाले भी निकल जाते हैं और वह फिर से आजाद हो जाती है। अब एसेक्स बहुत तेजी से डूबने लगता है। दल फैसला करता है कि जहाज छोड़ना ही बेहतर है। वे जल्दी से जितना खाना पीना उठा सकते हैं उठाते हैं और 3 बची हुई छोटी नावों पर सवार हो जाते हैं। उसी वक्त जहाज में जमा व्हेल का तेल आग पकड़ लेता है और पूरा जहाज धमाके से उड़ जाता है। अब उन्हें बहुत कम सामान के साथ सैकड़ों मील का सफर तय कर किनारे तक पहुंचना होगा। अगली सुबह वे समुद्र का नक्शा देखते हैं और अपनी कठिन यात्रा शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद उन पर फिर से एक तेज समुद्री तूफान हमला करता है। तूफान इतना भयानक होता है कि ओवेन का बचपन का दोस्त मैथ्यू घायल हो जाता है। काफी मुश्किल से सभी तूफान से बचते हैं और यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन हफ्तों बीतने के साथ वे बेहद थक जाते हैं और हर दिन बस एक छोटे से बिस्किट के टुकड़े से ही काम चलाते हैं। इतनी बुरी हालत के बावजूद ओवेन अपने घायल दोस्त मैथ्यू की देखभाल करता रहता है, जबकि बाकी लोग उसे बोझ मानने लगते हैं। 34 दिन तक भटकने के बाद उन्हें आखिरकार एक द्वीप नजर आता है, जिससे सबकी उम्मीदें फिर जाग जाती हैं। वे उत्साहित होकर उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे किनारे के पास पहुंचते हैं, ओवेन को कुछ अजीब महसूस होता है। वह सबको रुकने का इशारा करता है। तभी पता चलता है कि वही सफेद व्हेल उनका पीछा करती हुई वहां तक आ गई है। वह अचानक फिर से हमला करती है, नावों को तोड़ देती है और कई लोगों को पानी में फेंक देती है। कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं और बाकी किसी तरह बहकर उस द्वीप के किनारे पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचते हैं, वे जो भी खाने लायक चीजें मिलती हैं, जैसे कच्ची मछलियां और पक्षियों के अंडे, उन्हें खाने लगते हैं। रात होने पर वे एक छोटी गुफा में डेरा डालते हैं और आग जलाते हैं ताकि कोई गुजरता हुआ जहाज उनकी मदद के लिए आ सके। लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आता। एक दिन खाने की तलाश में ओवेन को एक गुफा में कुछ पुराने लाशें मिलती हैं। उसे समझ आ जाता है कि शायद अब उनकी मदद कभी नहीं आएगी और वे भी उसी तरह मर सकते हैं। ओवेन बाकी दल के लोगों से कहता है कि उन्हें द्वीप छोड़ देना चाहिए, नहीं तो सब मर जाएंगे। इसके बाद वे अपनी टूटी हुई नावों की मरम्मत करने लगते हैं ताकि निकल सकें। रवाना होने के दिन सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिवाय 4 लोगों के, जिनमें घायल मैथ्यू भी शामिल है। वे अब उम्मीद छोड़ चुके होते हैं।
ओवेन उन्हें वादा करता है कि जब वह घर पहुंचेगा तो मदद भेजेगा। फिर वह बाकी साथियों के साथ नावों पर सवार होकर निकल जाता है। 48वें दिन भूख के कारण एक सदस्य नाव पर ही मर जाता है। बाकी लोग उसका शव समंदर में बहाने की सोचते हैं, लेकिन ओवेन रोक देता है। वह कहता है कि जो चीज हमें जिंदा रख सकती है उसे फेंको मत। सभी यह सुनकर सन्न रह जाते हैं, लेकिन आखिरकार मजबूरी में वे अपने ही साथी का मांस खाकर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। यह भयानक दृश्य छोटे थॉमस को तोड़ देता है और वह फूट फूट कर रो पड़ता है। वर्तमान में बूढ़ा थॉमस इस याद से अपराध बोध में भर जाता है और कहानी सुनाना बंद कर देता है। हार्मन, जो उसकी कहानी सुन रहा होता है, पूछता है कि क्या उसने ये बात कभी किसी को बताई है। थॉमस कहता है कि उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि वो उससे नफरत करने लगेगी। तभी उसकी पत्नी, जो अब तक छिपकर सब सुन रही थी, अंदर आती है और कहती है कि वह अब भी उससे प्यार करती है। ये सुनकर थॉमस हिम्मत जुटाता है और कहानी आगे बढ़ाता है। भूतकाल में अब उन्हें समुद्र में फंसे हुए 71 दिन हो चुके हैं। तीनों नावें समुद्री लहरों में अलग हो जाती हैं और उनमें से एक खो जाती है। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि जॉर्ज की नाव पर लोग यह तय करने के लिए पर्चियां निकालते हैं कि अगला कौन बलिदान देगा। एक दिन वही सफेद व्हेल आखिरी बार दिखाई देती है। ओवेन आखिरी बार करने की तैयारी करता है। व्हेल थोड़ी देर के लिए सतह पर आती है और ओवेन देखता है कि उसके पिछले हमले का भाला अब भी व्हेल की आंख के ऊपर फंसा है। वह झिझक जाता है और व्हेल की आंखों में देखता है जैसे दोनों एक दूसरे को समझ रहे हों। फिर ओवेन अपना भाला नीचे कर देता है और व्हेल को मारने से इनकार कर देता है। इसके बाद वो विशाल सफेद व्हेल शांति से तैरते हुए चली जाती है और फिर कभी नहीं दिखती। कुछ दिनों बाद एक गुजरता हुआ जहाज जॉर्ज की नाव को देखता है और उनके दल को बचा लेता है। उधर ओवेन की नाव बिना खाना पानी के समुद्र में बहती रहती है। बचे हुए लोग मौत के कगार पर पहुंच चुके होते हैं। तभी उनकी नाव किसी तरह चिल्ली के एक द्वीप पर पहुंच जाती है। वहां से उन्हें बचाया जाता है और नानेटगेट वापस लाया जाता है, जहां वे अपने परेशान परिवारों से फिर मिल पाते हैं। घर लौटने से पहले जहाज के मालिक उन्हें बुलाते हैं ताकि उस हादसे पर बात की जा सके। वे जॉर्ज और ओवेन से कहते हैं कि इस पूरी घटना को छिपा लिया जाए ताकि उद्योग की बदनामी न हो, लेकिन ओवेन इनकार कर देता है। वह कहता है कि जो कुछ उनके दल ने सहा उसे नकारना गलत होगा। उनकी झूठी बातों से तंग आकर ओवेन नौकरी छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उसी दिन छोटा थॉमस आखिरी बार ओवेन से मिलता है। ओवेन उसे याद के तौर पर एक व्हेल की हड्डी से बनी पिन देता है और विदा लेता है। अगले दिन अदालत में जॉर्ज ओवेन की बातों से प्रभावित होकर सच्चाई सबके सामने रख देता है, जिससे अधिकारियों को गुस्सा आ जाता है। वर्तमान में बूढ़ा थॉमस बताता है कि ओवेन ने अपने वादे के मुताबिक उस द्वीप पर बचाव दल भेजा था। हालांकि मैथ्यू तब तक मर चुका था, लेकिन बाकी 3 लोगों को बचा लिया गया। थॉमस आगे बताता है कि ओवेन बाद में समुद्र में ही जहाज चलाने लगा और व्यापारी कप्तान बन गया, जबकि जॉर्ज ने एक बार फिर उस सफेद व्हेल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। कहानी सुनने के बाद हार्मन थॉमस का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसने आज साहस का असली मतलब सीखा है। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि हरमन ने अपना उपन्यास मोबी डिक पूरा कर लिया है, जो बाद में अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक बनता है। समंदर आज भी शांत है, पर कहा जाता है उसकी गहराइयों में वो सफेद राक्षस अब भी जिंदा है, वो ही जिसने एसेक्स को मिटा दिया था। अगर इस सच्ची कहानी ने तुम्हें झकझोर दिया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि समंदर के नीचे अब भी बहुत कुछ छिपा है। देखने के लिए धन्यवाद।